नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। सीधे हैदराबाद से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जिस बात का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो तारीख आ ही गई है, वो घड़ी आ गई है। हैदराबाद के नगर निगम की ये चुनाव है, लेकिन इसके रिजल्ट पर पूरे देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। एलबी स्टेडियम में हमारी मौजूदगी है। पीछे की तस्वीरें हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन आलोक दास आपको दिखाएं। आपको बता दें, बीते 1 घंटों से काउंटिंग लगातार जारी है और यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे तो कुल 150 सीटें हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 51 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि पूरी की पूरी 150 सीटों पर टीआरएस चुनावी मैदान में है। 146 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने, जिन्होंने बीते दिन, आखिरी दिन हमने देखा था चुनाव प्रचार के, कैसे खुद गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ यहाँ पर रोड शो करते हैं, बल्कि भाग्यनगर में लक्ष्मी मंदिर जाकर वहां पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं और इसके जरिए एक बड़ा संदेश बीजेपी देती है कि अगर वो सत्ता में आई तो फिर हैदराबाद का नाम, जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, वैसे यहां पर भी नाम बदल दिया जाएगा। ये भाग्यनगर का दांव बीजेपी के भाग्य को कितना तब्दील कर पाता है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे आपको ये भी बताते चले कि 2016 के जो रिजल्ट सामने आए थे, उनमें 150 में से 99 सीटों पर टीआरएस ने जीत हासिल की थी, जबकि 46 सीटों पर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत हासिल हुई थी। सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की ताकत लगाई है, और अमित शाह तो यहां तक दावा करके गए हैं कि इस बार मेयर उन्हीं की पार्टी से होगा, तो क्या बीजेपी के इस दावे में इतना दम है कि वो यहां की तस्वीर पूरी तरह से पलट देगी? हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा, यहां की 17 सीटों में से 4 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया था। जहां 2018 में विधानसभा की सिर्फ 1 सीट पर इस पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2019 के लोकसभा में 4 सीटों पर 17 में से जीत हासिल करती है। तो आज का ये जो रिजल्ट है वो अपने आप में बहुत मायने रखेगा 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं आशीष पांडे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आज के इस रिजल्ट पर सिर्फ हैदराबाद या फिर तेलंगाना ही नहीं, बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने आकर इस लोकल चुनाव को जितना वोकल किया, उसके जरिए अब पूरे देश की निगाह है कि इस बार हैदराबाद की कुर्सी पर किस पार्टी का मेयर बैठेगा। आशीष। जी हाँ चित्रा, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज और इनके पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के नेता, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, स्मृति ईरानी हो, इनके तेजस्वी सूर्या हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या स्वयं गृह मंत्री अमित शाह हो, सारे लोगों ने इस म्युनिसिपल इलेक्शन में 9 दिन के अंतराल में कैंपेन, धुआंधार कैंपेन करी। और जो हाई डेसिबल कैंपेन था, उसका असर साफ तौर पर दिखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी ताकत कि अपनी इस चुनाव को एक तरीके से प्रतिष्ठा का विषय बनाकर चुनाव लड़ा। खुद अगर हम जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने बोला था कि हम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर एक चुनाव को एक ही ताकत से और एक ही शिद्दत से लड़ते हैं और इस चुनाव को भी पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। जब हम बात करते हैं टीआरएस की, रूलिंग पार्टी की, जो सत्ताधारी पार्टी है तेलंगाना में, उन्होंने इस इलेक्शन को बोला कि गली के इलेक्शन को दिल्ली के नेता आकर इलेक्शन यहां कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये गली वर्सेस दिल्ली का इलेक्शन है। तो जाहिर तौर पे दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी तो पोस्टल बैलेट ही खुले हैं, पोस्टल बैलेट ही खुले हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आपको बता दें 150 सीटें हैं, जिस पर 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 10 सीटों पर टीआरएस आगे चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। और आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे के पूरे इलेक्शन के दौरान कहीं पर भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सारे बैलेट बॉक्स से यहां पर चुनाव हुए हैं, तो यकीनन नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो शुरुआती रुझान है आशीष, ये क्या संकेत करते हैं? 150 में से 149 सीटों पर बीजेपी ने अपनी किस्मत आजमाई है और अभी की जो बड़ी खबर है 149 सीटों पर भाग्य आजमाई है, लेकिन 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और टीआरएस 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है शुरुआती 1 घंटों में। आशीष।
चित्रा, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है, ये जो पोस्टल बैलेट के रुझान है, जो अभी इनिशियल ट्रेंड्स हैं, वो जाहिर तौर पे पार्टी के अंदर खुशी की लहर लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा। 11 बजे से बैलेट की वोटिंग शुरू होगी, बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। अभी जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग की शुरुआत करीब 8 बजे सुबह हुई है बीजेपी और 30 सीट पर, टीआरएस 14 सीट पर। बड़ी खबर, बीजेपी 30 सीट पर और टीआरएस 14 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। 150 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर। हालांकि आपको बता दें कि शुरुआती अभी बैलेट बॉक्स खुलना बाकी है, शुरुआती अभी काउंटिंग चल रही है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण है कि अभी 1 घंटे की जो काउंटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर और टीआरएस 14 सीटों पर अपनी लीड बनाए हुए हैं। आशीष जी हाँ, ये बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग से पहले की जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, अलग अलग 30 जो सेंटर्स हैं, काउंटिंग सेंटर्स, वहां पर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग चल रही है। वहां पर शुरुआती जो रुझान है वो साफ तौर पे बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। अच्छी खासी बढ़त बीजेपी को मिल रही है पोस्टल बैलेट में। अब आने वाला टाइम जो करीब 11 बजे से जब बैलेट बॉक्सेस को खोला जाएगा और बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग शुरू होगी तो देखना होगा कि ये ये पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है, क्या वही जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वही क्या बीजेपी कंटिन्यू करती है या वहां पर टीआरएस को या एमआईएम को या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है? कौन आगे रहता है, कौन बाजी मारता है, ये 11 बजे के बाद स्पष्ट होना शुरू करेगा। लेकिन अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो जाहिर तौर पर यहां पर रेस में बीजेपी सबसे आगे है। चित्रा, बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है बीते 1 घंटे से और बड़ी जानकारी आशीष भी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 14 सीटों पर यहां पर टीआरएस आगे चल रही है। टीआरएस जिसने 99 सीटें 2016 में जीती थी, उसके लिए कम से कम अभी शुरुआती अच्छी खबर सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी भाग्यनगर के अपने इस बड़े दांव के जरिए अपना भाग्य बदल पाएगी तेलंगाना में, हैदराबाद में? ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन शुरुआती खबरें उसके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर हैदराबाद से कम आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब नतीजों के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा फाइनल हमें। हालांकि ये शुरुआती अभी जानकारी बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आई जरूर है, लेकिन क्या इसी तरह के नतीजे भी आएंगे शाम तक के अपने आप में आशीष ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक भी जगह पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर जगह बैलेट से चुनाव हुए हैं और यकीनन एक एक करके गिनती करने में जिस तरह की व्यवस्था भी अंदर की गई है, हम सब ने देखा, थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद ही हो सकता है कि फाइनल नतीजे ये तय करें कि किसकी होती है जीत और किसका भाग्य यहाँ की जनता तय कर पाती है। आशीष। जी हाँ चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बैलेट बॉक्सेस की वापसी हुई है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, ये दो चुनावों के बाद की वापसी है। पिछले 2 चुनाव ईवीएम से हुए थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि चूंकि कोरोना का काल चल रहा है तो हम बैलेट बॉक्सेस से वोटिंग करेंगे। टीआरएस ने बैलेट बॉक्सेस की समर्थन किया, बीजेपी ने बैलेट बॉक्सेस से वोटिंग का अपोज किया था, कांग्रेस और एमआईएम ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो बैलेट बॉक्सेस को चुनाव किया गया। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट बॉक्सेस का समर्थन किया और बैलेट बॉक्सेस से चुनाव हुए। 150 जो वार्ड्स हैं वहां पर बैलेट बॉक्सेस के थ्रू वोटिंग की गई 1 तारीख को, और अब 4 तारीख को नतीजे गिनती शुरू हो चुकी है और नतीजों का आना के रुझान शुरू हो जाएंगे 11 बजे के बाद। लेकिन चूंकि करीब 34 लाख वोटर चित्रा इस बैलेट बॉक्सेस में उन्होंने वोट डाला है और करीब जो 1122 प्रत्याशी उनके जो किस्मत का फैसला के थ्रू होना है। लंबी प्रक्रिया है। 11 बजे से बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। एक राउंड में करीब 14,000 वोट्स की काउंटिंग होगी। 30 जो काउंटिंग सेंटर्स है वो बनाए गए हैं पूरे शहर में और वहां पर 30 काउंटिंग सेंटर पे 150 लौट रही हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 1122 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया। हालांकि बहुत ज्यादा उत्साह अगर 2016 के मुकाबले हम देखें तो कम से कम मतदान प्रतिशत में नहीं देखा गया। 46.6% ही वोटिंग हुई और तकरीबन 45.5% वोटिंग 2016 में हुई थी। बहुत ज्यादा उत्साह उस तरह का तो नहीं रहा, लेकिन देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज का जो चुनावी परिणाम है वो बीजेपी का भाग्य यहां पर हैदराबाद में बदल पाता है या फिर टीआरएस एक बार फिर से बाजी मार ली जाती है। और असदुद्दीन ओवैसी जिनका ये गढ़ बताया जाता है पूरा का पूरा हैदराबाद लोकसभा पर, जिनका लगातार कब्जा रहा है, वो अपनी किस्मत कितनी बदल पाते हैं आज के इस नतीजों के जरिए देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन टीआरएस की ओर से लगातार जीत का दावा किया जा रहा है। टीआरएस की सांसद ये कह रही है कि बीजेपी ने भले ही बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया हो, लेकिन जीत
जीत भारतीय जनता पार्टी की यहां पर नहीं होगी। टीआरएस एक बार फिर से अपना मेयर बनाने में कामयाब होगी। सुनिए टीआरएस की सांसद को। मैम, काफी गहमा गहमी का काफी हीटेड था चुनाव प्रचार, उसके बाद से अभी आज वोटिंग काउंटिंग का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? जी, हमारी तो पहले से जो कहना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, ज़रूर वही निकल के आएगा। सारे एग्जिट पोल भी यही बताते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो उन्होंने ग्राउंड में काम किया है उनसे फीडबैक भी जो मिल रहा है यही मिल रहा है। तो जाहिर है आज रिजल्ट का दिन है, अच्छा दिन टीआरएस के लिए होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में हज़ार बातें कही जाती है लेकिन काम ज़्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग मुझे लगता है डेवलपमेंट के बारे में बात ज़्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला। बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे, पर टीआरएस को लोग जानते हैं। टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मैम, भाग्यनगर की बात हुई, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, आपको लगता है उसका कोई असर वोटर्स पे नहीं पड़ेगा? देखिए, नाम बदल से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना होगा, काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज़ है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्ग्यूमेंट बीजेपी ने बताया मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद हम मान सकते हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो एक ऑल अपोजिशन की मीटिंग करेंगे, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल अगर आप लोगों के लिए होता तो उस दिशा में और ज्यादा आप लोग एफर्ट के साथ बढ़ेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बाद में ही अगेन से व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज पूरे ही देश में एक तो माहौल ऐसा है कि इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। जो फार्मर्स की एजिटेशन अभी दिल्ली में चल रही है इसके बारे में बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात होनी चाहिए, नेशन की डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे नेशनल लेवल पे जो वापस कभी उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, इन सारी बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टीआरएस पार्टी को ही नहीं सभी को लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा, आएगा, और जब हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। तो टीआरएस की ओर से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि बीजेपी भले ही बड़े बड़े दावे करे लेकिन उसकी जीत यहां पर नहीं होगी, बल्कि टीआरएस ने जो काम किए हैं काम के आधार पर ही उसकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन यहां पर आपको बता दें, हाल ही में हैदराबाद में जो बाढ़ आए हुए थे उसके मद्देनजर यहां पर हम सब ने देखा था कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। क्या उसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा? बीजेपी जिसको मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर 25-25 हजार रुपए हर परिवार को दिए जाएंगे, 1 लाख लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे पीएम आवास के तहत। ये भी वादा बीजेपी की ओर से किया गया है और कोरोना वैक्सीन भी फ्री में देने का वादा करके यहां से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जब चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे वो यहां से लौटे थे। क्या इन तमाम बातों का असर यहां पर पड़ेगा, ये अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद चुनावों के जरिए दक्षिण भारत में अपनी किलेबंदी करना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक के अलावा उसका अस्तित्व और कहीं था नहीं। लेकिन लोकसभा के जिस तरह के रिजल्ट सामने आए तेलंगाना के, उसने उसको जरूर उत्साहित कर दिया। आशीष पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए विधानसभा और लोकसभा के रिजल्ट जो भी रहे हों, हालांकि 2018 विधानसभा में बीजेपी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी और हम सब ने देखा था कि तेलंगाना में सिर्फ 1 सीटों पर उस पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन 2019 में तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाती है और 20% वोट प्रतिशत के साथ वो यहां की 4 सीटों पर कब्जा कर लेती है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बीजेपी में उत्साह भरने का काम किया हाल ही में आए डुबाक विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों में, जिसके बाद हम सब ने देखा कि बीजेपी ने कितना अग्रेसिव तरीके से कैंपेनिंग की इस लोकल चुनावों के लिए और फिलहाल शुरुआती रुझान उसी के पक्ष में भी इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष। जी हाँ चित्रा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम दुबाक विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट्स की बात करें तो दुबाक का चुनाव क्यों तेलंगाना की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दुबाक जो विधानसभा है उसके एक तरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कंस्टिट्यूंसी है, दूसरी तरफ उनके बेटे और मंत्री के तारक रामाराव की कंस्टिट्यूंसी, और तीसरी तरफ राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर और नेफ्यू जो हैं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के, उनके नेफ्यू की कंस्टिट्यूंसी है टी हरीश राव की कंस्टिट्यूंसी। इन 3 दिग्गजों की कंस्टिट्यूंसी के बीच में
बीजेपी ने ये चुनाव जीता है। चुनाव में जब हम 2018 के चुनाव की बात करते हैं दुबाक की, तो बीजेपी के वोट प्रतिशत करीब करीब 11% था, और अभी जो चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है करीब करीब 40% से ज्यादा का वोट शेयर हासिल किया है। तो ये जो बढ़त है, ये जो विक्ट्री है, उसका साफ असर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में दिख रहा है। जिस तरीके से पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वो गृह मंत्री हो, वो आकर यहाँ कैंपेन करते हैं, उसको साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि वो दुब्बाक की जीत को आगे बढ़ाने की का प्रयास है। हैदराबाद के में भी उसी तरीके की जीत, अप्रत्याशित जीत हासिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चित्रा, बिल्कुल, लेकिन क्या वो अप्रत्याशित जीत हासिल कर पाएगी, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बता दें, वोटों की गिनती लगातार जारी है, पोस्टल बैलेट अभी गिने जा रहे हैं, और उसके बाद जब खोलेगा बैलेट बॉक्स, उसके बाद आज के नतीजे किसका भविष्य तय करते हैं, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन बीजेपी की ओर से पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी गई ताकि वो 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कम से कम कांग्रेस पार्टी की स्थिति जैसे खराब होती हुई चली जा रही है दक्षिण भारत में, वो जगह वो प्राप्त कर पाए। हालांकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब हमारी सरकार बनेगी तेलंगाना में। इस दावे में कितना है दम, और भाग्यनगर का जो दांव खेला है बीजेपी ने, उस दांव में क्या यहां की जनता उसको सर माथे पर बिठाती है या फिर आज भविष्य क्या तय करती है, यह देखना रहेगा बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन आपको बता दें, इस हाई प्रोफाइल चुनाव में किस तरह से दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हैदराबाद पहुंचे चुनावी कैंपेनिंग के लिए, उनकी ओर से किया गया, ये देखिए, हमने तो फैजाबाद का नगर बदलकर अयोध्या कर दिया, तो फिर हैदराबाद के बारे में भी सोचा जा सकता है, और इस तरह से भाग्यनगर का दांव उनकी ओर से चला गया। वहीं जब उन्होंने नाम बदलने की कवायद की, तो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या दिया गया जवाब इस पूरे चुनाव के दौरान, किस तरह से हाई वोल्टेज, काफी ज्यादा हीट भी यहां पर रही, बयानों के जरिए एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप किए गए, बड़े नेताओं के बयान सुनिए। यहां पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्ह का अनुसरण करके यहां के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहां के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहां पर भ्रष्टाचार फैला करके यहां के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा जाता है कि नाम बदलने की कवायद करने वाले लोगों की नस्लें यहां पर खत्म हो जाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ वार करती हुई दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, आज नतीजों का दिन है, बीते 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बीजेपी फिलहाल जो पोस्टल बैलेट खुले हैं उसमें आगे चल रही है और टीआरएस उसके पीछे पीछे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन आपको बताते चले 51 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में है। फिलहाल उसके लिए बहुत बड़ी खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो पुराना हैदराबाद है उन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अच्छा कर सकती है। लेकिन पिछले बार जितने उसे रिजल्ट मिले थे 44, क्या इस बार भी इतने ही उसको मिलेंगे वार्ड में जीत, या फिर तस्वीर बदल जाएगी, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूंगी। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो लोकल चुनाव हैं वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं, और दूसरा ये कि टीआरएस से कहीं ज्यादा अगर हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर, जबकि दोनों में फर्क साफ साफ है। बीजेपी जहां 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मात्र 51 सीटों पर। पूछ के बताओ, क्योंकि दीदी का वो बड़ा। चलिए, आशीष का फोन कट गया है, मैं उनके पास दोबारा चलूंगी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरअसल
दक्षिण का दरवाजा खोलने के समान है। हैदराबाद में अगर वो जीत हासिल करती है वो इसलिए क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भले ही अच्छा नहीं किया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन किया था और लगातार 2011 के बाद से उसका वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ चला गया। इसी वजह से हैदराबाद के दरवाजे के जरिए कर्नाटका के अलावा बाकी हिस्सों में भी वो अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। इसी वजह से सीधे सीधे यहां पर निशाने पर लेती हुई यहां की तमाम सत्ताधारी पार्टियों को और असदुद्दीन ओवैसी को, वहीं दूसरी तरफ जो कि यहां के मौजूदा सांसद हैं। ये बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार हैदराबाद से जारी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, वार्डों में किसकी होगी जीत और किसका बनेगा हैदराबाद में मेयर। फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।